कंस्ट्रक्शन की बूम आ रही है पाकिस्तान में। इस गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम कैसे अपने गरीब कमजोर तबके को ऊपर उठा सकते हैं। कहते जी किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। उस्मान बुज़दार, इतनी आप काम कर रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा देके लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। जिसको हम पे मुसल्लत किया गया है, ये बोझ पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ रहा है महंगाई की सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। हुकूमत की तरफ से नाज़रीन मईशत को बेहतर करने के दावे अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि आम आदमी को रिलीफ देने का मसला अभी तक हल तलब है। हुकूमत पाकिस्तान के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में इस हफ्ते भी इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म का कहना है कि नया पाकिस्तान कोई बटन दबाने से नहीं बन सकता। सवाल यह है कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए इस हुकूमत को और कितना वक्त दरकार होगा। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ में भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अपोजिशन को तकसीम का सामना है, लेकिन आज के इस राब्ते से क्या अपोजिशन एक दूसरे के करीब आ सकती है या नहीं, ये सवाल भी अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। आज के शो के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं आज़मा बुखारी साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदो खेल साहब हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। आगाज़ करते हैं। आलिया हमजा साहिबा, आपसे बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बताइए कि हुकूमत कई दिनों से अपनी 3 साला कारकर्दगी बता रही है। वज़ीर आज़म हर तकरीर में अपनी कारकर्दगी बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि नया पाकिस्तान कोई बटन दबाने से नहीं बन जाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस काम के लिए आपको मज़ीद कितना अरसा चाहिए? 3 साल तो आपको हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू और थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। इट्स माय फर्स्ट शो विद यू। जी, बहुत शुक्रिया। हमारी कारकर्दगी और इतनी अच्छी कारकर्दगी है कि आप ये देख लें कि इस वक्त हाईएस्ट फॉरेक्स एक्सचेंज के रिजर्व हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हाईएस्ट हैं, रेमिटेंसेस हाईएस्ट हैं, टैक्स रेवेन्यू हाईएस्ट है, आपका एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स हाईएस्ट है, आईटी एक्सपोर्ट हाईएस्ट है। हमने सबसे ज्यादा डेट रीपेमेंट्स की हैं, सबसे ज्यादा टैक्स के रिफंड दिए हैं, ट्रेड डेफिसिट को हमने श्रिंक किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट हम कम कर रहे हैं। देखिए, हमने इकोनॉमी को टेक ऑफ कर दिया है, डाइवर्सिफिकेशन में हम चले गए हैं। लेकिन आलिया, कर्जा भी तो आपने सबसे ज्यादा लिया है, ये भी तो देखे ना। सॉरी कर्जा भी तो आपने ही सबसे ज्यादा लिया है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि ये फिगर्स के साथ हम इसके ऊपर बात करें, और फिगर्स के साथ इस पर बात ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, अगर मैं ये देखूं रिजर्व्स, आप इस वक्त देखें 27 अरब के रिजर्व्स के साथ, ये हमारे ये हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है। एक्सपोर्ट के साथ इतने सारा नहीं, रिजर्व आप कह रही हैं कि हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है, तो फिर ये डॉलर इतना ज्यादा महंगा क्यों हो रहा है आलिया? देखिए, मैं यही तो बताना चाहती हूँ, मैं यही सारी चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब यहाँ पर बात होती है ना, तो हम फिगर्स थोड़ी सी नहीं देख रहे होते, और अगर मैं फिगर्स आपके सामने रखूं तो हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ भी अवाम को दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान, अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर की डिवैल्यूएशन की मैं अगर बात करूं, डॉलर अगर मैं देखूं पीपल्स पार्टी के दौर में 65 रुपीज पर था, 95 पर गया, 46% डी वैल्यू। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से पहले PMLN की गवर्नमेंट थी, 99 पे इनके पास था। जब ये छोड़कर गए, दैट वाज 125, यानी इन्होंने सिर्फ अपने आखिरी साल में 20% डिवैल्यू किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 126 से 166, वो भी अभी आजकल है। अदरवाइज हमने इसको बीच में स्टेबल भी किया था, देखें, और वो भी 31% डिवैल्यू है। लेकिन उसके साथ याद दिलाना चाहता हूं आपके वजीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद। सिर्फ मैं आपको एक नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद वो ये कहते थे कि ये हुकूमत, यानी नून लीग की हुकूमत को कहा करते 100 से नीचे डॉलर लेकर आ जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हीं को आपने अब वजीर दाखिला बनाया हुआ है, 100 से कम रखा हुआ था उन्होंने।
देखें जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, जो इकोनॉमी कहती है, इकोनॉमी ये कहती है कि एक होता है रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट और उसी के ऊपर डॉलर को आना चाहिए। कोई 27 अरब डॉलर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो हमारे अवाम का टैक्स पेयर्स का मनी है, हम उसको सिर्फ डॉलर को स्टेबल करने के लिए नहीं झोंकेंगे और हम उसको मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे। आलिया, आप सही कह रही हैं, आप सम्राट गिनवा रही हैं, आप सम्राट गिनवा रही हैं, आप कह रही हैं कि मईशत बहुत दुरुस्त समत में चल रही है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि आम आदमी की जिंदगी जो इतनी ज्यादा मुतासिर हो रही है, वो उसमें कब बेहतरी आना शुरू होगी? इसके सम्राट उनको कब मिलना शुरू होंगे? जी बिल्कुल, मैं ये भी आपको बताना चाह रही हूँ कि आम आदमी को इस वक्त जितना जबरदस्त रिलीफ मिल रहा है, अभी एक कंपैरेटिव एनालिसिस आया है और कंपैरेटिव एनालिसिस यह है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज को जो रिजल्ट्स है, इंक्रीज इन द डेली लेबर रेट्स, अगर मैं सिर्फ अनस्किल्ड लेबर की बात करूँ तो 38% उसका जो वो अर्निंग है उसमें इजाफा हुआ है। अगर मैं जनरल लेबर की बात करूँ 43%। अगर मैं इसी तरह से आ जाऊँ स्किल्ड लेबर के ऊपर, तो उसकी जो डेली वेजेस की मैं बात कर रही हूँ 66% उसकी अर्निंग में इजाफा है। अगर मैं देखूं हमारा जो काश्तकार है वो हमारा 60% ऑफ द पॉपुलेशन है। 1100 अरब की इकोनॉमी फार्मर को शिफ्ट हुई है। आज आप ये देखें, गन्ने का काश्तकार खुश है, गंदम का काश्तकार खुश है, कपास वाला खुश है, बर वक्त उनको पैसे मिल रहे हैं, वो आगे इन्वेस्ट करके नई फसल टाइम पे लगा रही है। देखिए गन्ने का रेट 300 रुपए आज तक उन्हें नहीं मिला था, गंदम का रेट 1800 रुपए आज तक काश्तकार को नहीं मिला था। आज कपास वाला, आपको पता है आटे के ऊपर पैसे बढ़ गए, आपको पता है आटे का थैला महंगा हो गया है। देखें, मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ और बहुत अच्छे पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। हमें ये भी देखना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू पाकिस्तान को 139 कंट्रीज में से सबसे सस्ता मुल्क करार दे रहा है। और अगर मैं सिर्फ एक बात करूं, यूएन की रिपोर्ट देखकर आप बात करें फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो 2018 में जो फूड का इंडेक्स, जो हमारे गंदम का इंडेक्स 95.9 था, आज जो ये इस वक्त अगस्त में मैं बैठी हूँ 123 है। एक साल के अंदर अगर मैं इंटरनेशनली देखूं तो वीट प्राइसेस कहां से कहां जा चुके हैं। चले, आप तो ये कह रही हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, मईशत दुरुस्त समत में चल रही है, आवाम को रोजगार भी मिल रहा है, लोगों को रोटी कपड़ा और मकान भी मिल रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिस तरह आलिया हमजा साहिबा तो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवा रही हैं, वो कह रही हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर ऑपोजिशन को क्या एतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ऑपोजिशन के इतराज़ की नहीं है, बात यह है कि ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो शायद इनकी वो टीकों वाली दुनिया है, वो जिसमें हुरें नज़र आती हैं टीके लगने के बाद, तो वहाँ पे तो ये सब हो रहा होगा। अब इंडेक्स और रिपोर्टें और वो जो है, इनको ये मालूम है कि पंजाब में जो है वो आटे की कीमत में 12 रुपये इजाफा कर दिया गया है कल, और फ्लोर मिल मालिकान ने कहा है कि हमें गंदम नहीं मिल रही, और आज मैंने देखा उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी गंदम की किल्लत पैदा हो रही है। सो ये जो अभी हमें कंपैरेटिव स्टडी और ये जो है ना औखी अंग्रेजी के लफ्ज़, ये आम आदमी को समझ में नहीं आते। आम आदमी को समझ में ये आता है कि 35 रुपए का आटा 70 रुपए पे क्यों चला गया और अब तो 82 रुपए पे हो गया। उसको ये समझ में आता है कि चीनी जो है वो सारे करप्टों के दौर में जो है वो जो सादिक और अमीन नहीं थे उनके दौर में वो 55 रुपए से हिली नहीं, और आज वो सादिक और अमीन के दौर में जो है वो 120 रुपए क्यों खरीदनी पड़ती है। इसलिए ये अभी जो है ना फार्मर्स को जितनी इन्होंने जो है वो बड़ा पता नहीं फार्मर्स को कहाँ से उठा के कहाँ ले गई है। इनको ये मालूम है कि जो यूरिया की बोरी है वो हमारे दौरे हुकूमत में 2500 रुपए की थी, आज 6000 रुपए की है। इनको पता है कि जो बीज की कीमत है उसमें कितने % इजाफा हुआ है, और ये चली है फार्मर को जो है वो फायदा पहुंचाने और वो करने। आज वो कह रही है सारे फार्मर्स खुश है। आप अंदाजा लगाइए, ये खुद इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अंदर खुद कहा जा रहा है कपास की जो खास तौर पर जो ये गन्ने वालों ने मिलकर जो कपास का हाल किया, खास तौर पे जिस नहज पे आप मईशत को छोड़ के गए थे, हमने तो बड़ी मुश्किल से उसको सहारा दिया, आप तो बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब करके चले गए थे मुल्क को। ये देखें ना, इनका प्रॉब्लम ये है, इन बेचारों ने जो है ना वो 5 साल बाद भी हमें रोते रहना है। आप तो 90 दिन का वादा करके आए थे, जरा इमरान खान साहब का वो काशिफ अब्बासी के साथ इंटरव्यू चलाए ना, उसमें करप्शन खत्म कर दूंगा, इस्लाहात हो जाएंगी, टैक्स इकट्ठा कर लूंगा। उसने कहा 90 दिन में, हाँ बिल्कुल 90 दिन में ये सारे काम होंगे। कर दिया उन्होंने इस चीज की। वो कह रहे हैं कि बटन दबाकर तब्दीली नहीं आ सकती। वो कल कह रहे हैं ना अपनी बात से, वो उन्होंने अपनी बात को डिनाई कर दिया उन्होंने।
यू टर्न ले लिया, नहीं हाँ यू टर्न ले लिया, उनको तो बटन नहीं मिल रहा। हाँ नहीं यू टर्न, इसको पूरा यू टर्न ही कहते हैं, और क्या कहते हैं, इतनी कसर नफसी से काम मत लो, इनको तो बटन नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम को जो पुराने पाकिस्तान में आरटीएस का बटन दबा था ना, और जो आरटीएस बंद हो गया था, हम उसको भुगत रहे हैं आज भी। ये चली है हमें स्किल्ड लेबर की और फलाने की वो बताने के लिए। इनकी खुद की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी है ना, जिसके अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो खतरा गुर्बत से नीचे गए हैं। आपने उनको जो है वो बेरोजगार किया है। कितने लाखों लोग जो है वो इस मुल्क में बेरोजगार हुए हैं। इन्होंने तो 1 करोड़ नौकरी देनी थी, इन्होंने तो 50 लाख घर देने थे। ये बैठकर ना दफ्तरों के अंदर और ये अपनी रिपोर्टें तो फलाने, जाके आम आदमी से रिपोर्ट पूछो। ये शायद उसमें से आधे मिल चुके होते। कोरोना से पहले जो पहला साल था ना, वो तो बिल्कुल ही डिजास्टरस था आपकी इत्तला के लिए। उसमें माइनस के अंदर पाकिस्तान की जो है वो ग्रोथ थी, जिसके ऊपर इन्होंने झूठ बोला। बाय द वे इन्होंने कहा कि हम 1.3% है, वो माइनस थी। बाद में हमाद अजहर को भी और हफीज शेख को मानना पड़ा कि हाँ हम अजल के झूठे हैं, हमने दोबारा झूठ बोला था। लेकिन बात यह है कि कोरोना तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है, कोरोना तो वैसा आया ही नहीं ना हमारे मुल्क में, जैसा अमेरिका में आया, जैसा इंडिया में आया, जैसा बाकी दुनिया में आया। हम पे तो अल्लाह ने फजल रखा। अच्छा किया ना, ये तो दावा यही करते हैं ना, इन्होंने मैनेज अच्छा किया। फिर भी कोरोना, हाँ वो भी आ जाओ। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी हुई है कोरोना के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, घर बैठ के देखे ना, घर बैठ के इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के भी लीडर है, घर बैठ के वो पता नहीं क्या क्या है। पाकिस्तान 42 नंबर पे है उस लिस्ट में, आपकी इत्तला के लिए। वो जो पूरी दुनिया की लिस्ट छापी है उसमें तो पाकिस्तान 42वें नंबर पे है। लेकिन नहीं, इनका हकायक से लेना देना कोई नहीं ना, जो कि इनको सबको हूरों वाले टीके लगे हुए हैं। अब हमें नहीं लगे हुए, बताएं हम क्या करें। हमें तो प्रॉब्लम है, हमें तो बिजली के बिलों में भी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी हुकूमत के कौल व फ़िल में तज़ाद की बात की थी, आपकी भी तो कौल व फ़िल में तज़ाद है ना। अदालतें जब आपको सज़ाएं सुनाती हैं, बरी आप होते हैं, तो यही अदालतें जब अच्छी हो जाती हैं, और जब यही आपको रिलीफ देती हैं तो आज़ाद तसव्वुर की जाती हैं। क्या ये भी आपका भी तो दोहरा मयार है ना? ये नहीं, ऐसे नहीं है। देखो जो फैसला आने के बाद जो फैसला होता है पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उस पर बात हो सकती है, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो, हम कर सकते हैं, एपलेट कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं हमसे, मुझसे अदलिया का सवाल पूछने से पहले जरा पूछो ना काजी फायजीसा के साथ ये क्या कर रहे हैं, शौकत सिद्दीकी को कैसे निकाला गया और क्यों निकाला गया। ये पाकिस्तान की बड़ी बिटर रियलिटीज हैं जिसके ऊपर हम खुल के जो है वो बात नहीं करते। हमें करनी चाहिए, काजी फायजीसा पे बात करनी चाहिए, मैं शौकत सिद्दीकी पे बात करनी चाहिए। हमने 1 मिनट में, मुझे पूछने से पहले आप अच्छा होगा शेख रशीद, गुलाम सरवर, ब्रिगेडियर इजाज, इन सब के जरा स्टेटमेंट निकालो और जरा देखो कि पनामा के केस के ऊपर उन्होंने क्या कहा हुआ है। पनामा में अगर ना आता, नवाज शरीफ को जो उसने किया है, जो उसने इदारों से लड़ाई ली, उसकी सजा भुगत रहा है शेख रशीद। गुलाम सरवर कहते हैं अगर जो है वो बात मान लेता तो आज 4थी दफा वज़ीर आज़म होता। ब्रिगेडियर इजाज कहता है कि उसने लड़ाई जो है, जो उसने लड़ाई की उसको वो भुगत रहा है। तो ये मुझे छोड़ो, पाकिस्तान की तारीख जो है ना वो लिखा करती है। कहने को तो भुट्टो को भी सजा हुई थी ना, भुट्टो को फांसी लग गई ना, उसके बाद तारीख ने क्या लिखा भुट्टो के केस के बारे में। आपके पास आता हूँ, कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो नाराज हो जाएंगे वरना अगर मैंने उनको टाइम नहीं दिया। मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल दावा कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूम है, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही है, लेकिन आवाम टैक्स नहीं देती, तो इतनी जल्दी तब्दीली कैसे आ सकती है? एहसास प्रोग्राम उन्होंने दिया है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग वगैरह इस हुकूमत के कारनामे हैं। इसके बावजूद आपको यकीन नहीं आता कि मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न है? कादिर खान मंदोखेल साहब, ये आप मुझे छेड़ रहे हो या वाकई सवाल कर रहे हो? नहीं, मैं आपको छेड़ नहीं रहा, मैं क्यों छेड़ूंगा आपको यार, मैं तो सवाल करूंगा आपसे। ठीक है, आप मैं आलिया साहिबा की मैंने बातें सुन के मैं समझ भी नहीं आ रही कि मैं रोऊं क्या हंसूं। ये जो शेख चली की बातें, आदाद व शुमार, अंग्रेज़ी, ये वो सारा, ज़रा इनसे ये पूछे, ज़रा दुकान पे जाके आपके नौकर को भेज दो चीनी का क्या रेट चल रहा है। जिसको आप करप्ट कहते थे हुकूमत, उसके दौर में 50-55 रुपए किलो थी, आज 120 रुपए। सही है। जिसको आप कहते थे कि इन्हें 10,000 अरब लिए कर्ज, अगर मैं कर्ज लूँ खुदकशी पे तरजीह दूंगा, आज इन्हें 3 साल में 17,950 अरब रुपए ले चुके हैं। कोई प्रोजेक्ट मुझे नहीं बता सकेगा। ये जो अभी 3 साल का उन्होंने प्रोग्राम किया था कोरोना की सत्यानाश करके हॉल में, सिवाय वो गाने और वो डोल बाजे के अलावा 1700 किलोमीटर की सड़कें, सब झूठ, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है।
वसीम बादामी के शो में ये इनका शहबाज गिल मेरे साथ बैठे हुए थे और नून लीग के ये मलिक अहमद खान साहब मौजूद थे और उनको लाइन पे लिए जो बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट दिखा रहे। मेरा आबाई इलाका बलूचिस्तान है। सही। मैंने कहा 1 किलोमीटर अगर बता दे तो जो चोर किस जाओ मेरे से 1 किलोमीटर ये सारे नक्शाबाजी चल रहे जैसे वो कश्मीर की नक्शाबाजी है, कुछ नहीं है। और फिर इनसे ये जरा पूछे कि आज आपका जो आप सब झूठ पर मुबनी, सब झूठ फ्रॉड, कुछ नहीं है। चलो मैं फैक्ट की बात करो ना, खाली झूठ नहीं बोलूंगा, आपको फिगर बता रहा हूं। आप मुझे बताओ जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं, एमनेस्टी दे रहे हैं वगैरह वगैरह। आज आपको पता है सरिया कितने का है? आज सरिया 1,78,000 रुपए टन है। ऐसा ही है। आप ये बताओ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दो ही चीजें, सीमेंट और सरिया। सरिया आपके 1,78,000। जिस जगह मैं बैठा हूं ये फ्लोर मैंने बनाया था चंद साल पहले 17,000 टन, आज 1,78,000। बात ये खुदा का खौफ खोला, इनको झूठ बोलते हुए जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होती है। बिल्कुल ऐसी धड़ल्ले से बोलते हैं, ऐसे धड़ल्ले से बोलते हैं, पता ही नहीं चल रहा है हुकूमत में उनको काम मिल रहा है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये दावा करे कि हमारे दौर में मोटरसाइकिलें ज्यादा बिक रही है। और भाई आपको शौकत अजीज याद है मुशर्रफ के दौर में? आपको याद है शौकत, अब मुझे बोलने तुझे थोड़ा सा, शौकत अजीज आपको याद है जब किसी ने पूछा है कि बेरोजगारी है तो कहेंगे लोग टीवी और फ्रिज खरीद रहे, नए नए चाइना से आए। ये भाई चाइना की मोटरसाइकिलें बन रहे हैं, 1000 रुपए आपको किस पे सुबह कितनी चाहिए मुझे भेज दे, मैं आपको शनाख्त कार्ड कॉपी 1000 मोटरसाइकिल आपको दिला दूं किस्तों पे। सवाल ये कि ये सारी चीजें कि ये जो 1 करोड़ की नौकरी बात की है, 2 करोड़ से ज्यादा उन्होंने बेरोजगार की है। 50 लाख घरों को तो छोड़िए। और अभी 2-3 दिन पहले जो उन्होंने प्रोग्राम बनाए, जाली असास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम जालसाजी से तब्दील करके असास प्रोग्राम रखा। 2-3 दिन पहले जो वो बच्चों की तालीम की औरत से कोई इमरान न्याजी साहब को प्रोग्राम था, तो पता है क्या फरमा रहे थे कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा। खुदा का खौफ का लो, जब आप अपोजिशन में थे तो आप कहते थे कि 1 करोड़ 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चे नहीं जा रहे। 3 साल बाद भी वही 2 करोड़। तो आप बताओ कि 3 साल में आपने कितने बच्चों को रोजगार तालीम दी है, कितने बच्चों को आपने स्कूलों में भेजा है? साहब हुकूमत से अगर आपके सामने की बात है ना, इनसे अगर बात करें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी कई ममालिक से बेहतर है, यहाँ पेट्रोल भी खित्ते की कम तरीन कीमत में मिल रहा है। क्या बता रहे हैं? आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी खारजा पॉलिसी फेल हो चुकी है। आपकी दाखिला पॉलिसी है कि जिंदा लोगों के हाथ पांव कटे जा रहे हैं। आपकी ये है कि बच्चे जो है हमारे मीनार पाकिस्तान में महफूज नहीं है। कामयाब है, कितना जबरदस्त रोल प्ले किया अफगानिस्तान में। ओ भाई वो अमेरिका तो आपको फूल सुनने को तैयार नहीं। खुदा का खौफ का लो, आपसे सऊदी अरब ने सुन ले, आपके सऊदी अरब ने जो $1.5 अरब डॉलर नवाज शरीफ साहब के दौर में दिए थे, उन्होंने फौरन उधारी की तरह दरवाजा कटकाया, पैसे दो, चाइना से उधार लेके देने पड़े। आपके ईरान के साथ गैस लाइन जो आसिफ अली जरदारी ने बिछाया था वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। आपके साथ चाइना के जो सीपेक है वो सुसरवी का शिकार है। आप दुनिया में तनाव हो चुका है। आपका वजीर खारजा दुनिया में दर पदर के टोकरे का रहे, तय कर रहे, उनको सुनने को तैयार नहीं है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी जो अमेरिका फंस गई है तो जाके उनको लिफ्ट कर। आपको याद है इमरान न्याजी से फरमाते थे मैं नहीं दूंगा हटे, नो मोर फलाना। आज तो इस्लामाबाद के सारे होटल अमेरिकन फौजी और मुखबरों के लिए आपने खोल दिए, उनको वहाँ पे जगह जगह आपने अमेरिकन को ठहराया है। मैं इसी मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी इस कमेंट के ऊपर मुस्कुरा रही हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं कि ये आपकी कोई कामयाबी नहीं है, जो खारजा पॉलिसी की कोई कामयाबी नहीं है जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। एक ब्रेक के बाद मैं आपकी जानिब आता हूँ। तो आलिया हमजा साहिबा आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि कितनी ज़बरदस्त आपकी खारजा पॉलिसी है जो अफगानिस्तान में हमने रोल प्ले किया है। तो दोनों अज़मा बुखारी साहिबा भी मुस्कुरा रही थी, कादिर खान मंदोखेल साहब भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे ये बताएं कि वज़ीर ख़ारजा आ जाता है बरतानवी और इसके अलावा बोरिस जॉनसन से वज़ीर आज़म की टेलीफोन पर गुफ्तगू भी होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें रेड लिस्ट में बरकरार रखा जाता है। तो ये तो फेलियर हुआ ना फिर खारजा पॉलिसी का। आलिया साहब, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि अवाम इस वक्त बहुत अक्लमंद है। सिर्फ जो बैठे हैं ना, मुझे ये अफसोस होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इतने बेवकूफ
बेवकूफ यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें ना फॉरेन पॉलिसी का कुछ पता है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान पनाह देने में और अड्डे हाथ में देने में या उसामा बिन लादेन को आकर घुसकर मारने में हमारी सरजमीन के अंदर उस पर मुबारकबाद देने में कितना फर्क है, जिनको ये भी नहीं पता कि डिप्लोमेसी स्टार्ट कहां से होती है, जो पिछली लाइनों में कहीं जाकर खड़े होते हैं, जिन्हें ना तकरीरों का मौका मिलता है और जो कांग्रेचुलेशन देते हैं पाकिस्तानी कौम के ड्रोन अटैक्स में मरने पर और जाकर कहते हैं कि ड्रोन अटैक्स आप करते जाएं, हम अपने अवाम को संभालते जाएंगे। कौन कहते हैं हमें खारजा पॉलिसी पर बात करते हैं? वो जिनका फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, जिनका प्राइम मिनिस्टर जिसको कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, जिसकी पर्चियां गुम हो जाती थी, जिसको वो क्या कहते हैं कि शहद और दूध की वो नहरें बहा रहे होते थे और कह रहे होते थे कि दरिया हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है। कौन ये बातें कर रहे हैं? आज पाकिस्तान को हमें इस ऑपोजिशन का, जिस ऑपोजिशन को ABCD भी ना पता हो फॉरेन पॉलिसी की, उससे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि आज पाकिस्तान इंटरनेशनल, मैं तो ये कहती हूँ ना कि ये बुग़्ज़े पाकिस्तान, बुग़्ज़े इमरान खान में, ये पाकिस्तान के भी इंटरनेशनली क्या कह रही थी आप? आज पाकिस्तान को पेज़राई, सिर्फ एक सेकंड, आज अगर पाकिस्तान को पेज़राई मिल रही है तो हर किसी को, ऑपोजिशन को भी उतना ही खुश होना चाहिए जितना हम खुश हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात हो रही है। आज अगर हमारी एयरलाइन क्यों मिल रही है आलिया साहब? पजीराई इस वजह से मिल रही है कि अफगानिस्तान में हम रोल प्ले कर रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात की वजह से आपको पजीराई मिल रही है, आपको फोन आ रहे हैं, ये दो तरफा ताल्लुकात की वजह से या तिजारत बढ़ाने के लिए कोई आपको फोन नहीं कर रहा है, कोई पजीराई नहीं कर रहा आपकी? मैं आपको बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो 20 साल से कह रहे थे, आज अमेरिका, बाकी नेटो फोर्सेस जिस तरह से वहां से निकले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये तो बात है ना कि ये लोग पसे दीवार देख नहीं सकते, इनको कुछ पता नहीं होता। ये आज आम आदमी की बात कर रहे हैं ना, इनको आम आदमी का क्या पता हो? सारा करप्शन का पैसा जो लूट कर, जो भगोड़ा दवाई के बहाने बाहर बैठा हो, उसे अवाम का क्या पता? मैं तो आपसे ये पहले पूछना चाहती थी, यहाँ नून का नुमाइंदा बिठाया या शीन का नुमाइंदा बिठाया आपने? क्योंकि उन्होंने तो अपने तर्जुमान भी अलग कर लिए। पूछ लेते हैं अज़मा बुखारी साहिबा से, पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं, आपने सवाल उठा दिया, नहीं पूछना पड़ेगा। एक सेकंड जी, नहीं, मैंने दो लोगों की बातों का जवाब दिया, मैंने फिगर्स के साथ देना है। मुझे बता दें, मुझे ये बताएं, WHO की रिपोर्ट पढ़ लें, अभी जो सर्वे आया है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आया है कोरोना से फाइट करने के दरमियान, और शायद मेरी बहन को ये नहीं पता, इंडिया आखिर से तीसरे नंबर पर आया है, जो चचा मोदी का मुल्क है। पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है, दैट इज ऑन द 3rd नंबर। WHO की रिपोर्ट पढ़े या ये इकोनॉमिस्ट का सर्वे देखें, फिर आज इन्होंने वर्ल्ड बैंक, कौन सी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है? इस वक्त तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट आई है और वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और वो ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पर रिकवर नहीं हुई कोरोना के बाद तो वो सिंध में है। मेरे भाई यहाँ बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा तो ख्याल था आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट की बात करेंगे। स्टेट बैंक ये भी कह रहा है कि जुलाई 2018 से जून 2021 तक 60% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्जों में। आलिया साहिबा, नाले सिंध के साफ नहीं कर सके, ये यहाँ बैठकर हमसे बात करेंगे? इनको मैं इनकी तालीम का मैं बताती हूँ, इनकी तालीम के क्या हालात है, इनकी तालीम के हालात है, गुर्बत सबसे ज्यादा अंदरूनी सिंध में। जी सॉरी, कर्ज भी तो बढ़ गया ना। स्टेट बैंक की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं, स्टेट बैंक ने यह कहा है कि जुलाई 2018 से जून 2021 तक 60% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्जों में। ये भी तो बताएं आप आवाम को। देखिए जी, मैं तो उसका भी आपको दे चुकी हूँ, अगर आपको ये पता नहीं है, हमने 3 सालों के अंदर $39.5 बिलियन वापस किया है, जो PMLN अपने 3 सालों में $30 बिलियन कर सकी थी, और हमने जो कर्जा लिया है वो कर्जा उससे कहीं गुना कम है, जिसमें से $15 बिलियन तो सिर्फ हमने इनकी किस्तें अदा की हैं, उसमें से हमारा क्या लेना देना है? स्टेट बैंक को हम पैसे वापस करें। अगर हम देखें प्राइमरी सरप्लस, अगर मैं इस एक साल में देखूं तो सिर्फ $3 बिलियन का इजाफा हुआ है, जबकि PMLN के आखिरी 2 सालों में $11 बिलियन का डेट पे इजाफा हुआ था। आज हम जितने कर्जे ले रहे हैं उससे हम बहुत ज्यादा वापस नुक्ता आ गया ना। मुझे आगे उज़्मा बुखारी साहिबा से भी पूछना ना, आपने इतना जबरदस्त सवाल कर लिया उनसे, जो मेहमान आए हुए। उज़्मा बुखारी साहिबा, नून लीग तो हैं, आप उनके नुमाइंदा तो हैं, शीन की नुमाइंदा है या फिर मरियम नवाज की नुमाइंदा है, मियां नवाज शरीफ की नुमाइंदा है, किसकी नुमाइंदा है आप? ये बीबी कौन है जो पूछ रही है? हु इज शी? इसका क्या ताल्लुक है? नून, शीन, मीम जो भी हो, नहीं वो कौन है? मेरी पार्टी की चाची लगती है, मामी लगती है,
फुफ्फी की बेटी है, वो कौन है, कौन वो मेरी लगती क्या है, वो कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाली। शीन और मीम के बीच में ना आप खामोश रहिए, आप शीन और मीम के आप सबर, अब सुन लो, अब तुम्हें जवाब देना है ना, सुन लो बीबी सुन ले, यही प्रॉब्लम है इस खातून का ना, इनके साथ बात नहीं हो सकती। प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, मैंने पूरा कह रही हूँ गुस्सा तो आएगा क्योंकि आप बेरोजगार हो गए। अब जो भी है उनकी बारी में बोलने दें, बोलने अपनी बारी में बोलिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। उस्मा बुखारी साहब को बोलने दें, ऐसा ना करें प्लीज, कंटिन्यू करें उस्मा साहब। ये अगर इसको गलत फहमी है ना आलिया हमजा साहिबा को कि ये मुझे खामोश करा लेंगी, तो अपनी ये जो गलत फहमी अपनी जेब में रखें। मैं आपका लिहाज कर रही हूँ बिकॉज मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये है, ये जो पढ़ी लिखी अपने आप को मुंह डिंगा कर करके अंग्रेजी बोल रही थी, उनको मैनर्स ही नहीं है कि किसी की बात सुनने। जब आपको बड़ा शौक है सवाल पूछने का, फिर जवाब भी ले लेना बीबी मुझसे आप। शीन और मीम के बीच में ये है ना, शीन ये मीम क्या बता है, शेम, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। कब से लगी हुई है, शीन में से मीम निकलेगी, फलानी निकलेगी, अपनी पता करो। वो जिसकी आप नुमाइंदा थी ना, वो जहांगीर तरीन जो पीटीआई का टी था, वो भाग गया, वो निकल लिया, उसकी फिक्र करो। हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्या करना है वो हम खुद कर लेंगे, ये तुम्हारी हसरत ही रहेगी कि वैसे ये कुछ नहीं कर सकी, तो आज खामोश खामोश खामोश, बिहेव योरसेल्फ, खामोश। ये देखिए मैं इसीलिए इनके साथ नहीं बैठना चाह रही थी। आप जो कल को कहे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इसका माइक बंद कीजिए, आप तो हर पार्टी, इसका माइक बंद कीजिए। आलिया साहब ऐसा ना करें प्लीज, इसका माइक बंद कीजिए। मैंने आपकी बात में रहते हैं, यहाँ पे सबने आपकी बात सुनी है, उनका वक्त है उन्हें बोलने दें। आलिया साहब उन्हें बोलने दें, तो उनको क्या क्या कहती रही आलिया साहब उनको बोलने दें। देखिए पूरा नुमाइंदा बनी हुई है, और आज अगर आकर शहबाज शरीफ ने अपना नुमाइंदा अलग कर लिया तो आपका क्या प्रॉब्लम है? उनको बोलने देना, आलिया साहब उनको बोलने दें, वक्त आपको मैंने पूरा दिया। खिसकी हुई है आलिया साहब, प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं, वो खिसकी हुई है, वो खिसकी हुई है। उनको पेट्रोल की कीमत भी, प्लीज प्लीज आप भी नहीं, आपको खामोश तो कराइए ना, उनका माइक बंद कीजिए। दिस इज नो वे, नहीं दिस इज नो वे, आपसे मेरी गुजारिश। वो जातियात पे गई है ना, वो जातियात पे गई है, नहीं ये नहीं होता, ये हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब जो ये करेंगी वैसे उससे ज्यादा बर्दाश्त नो, ये कोई तरीका। मैंने इसीलिए कहा था जाहिल खातून के साथ ना बिठाएं इनको, बेचारी को, उस बेचारी को अटेंशन सीकर है, उस अटेंशन सीकर को हमारे साथ बिठा के आप उसका प्रोफाइल बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या करें, मैं और कादर मंदोखा शर्म से डूब ही मर सकते हैं। खारजा पॉलिसी आपने बेहतर की, आपने कौन से झंडे गाड़ दिए थे? के साथ इसका माइक बंद कीजिए, पहले आप इसका माइक बंद कीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। यू शुड इंटरवीन, इसका माइक बंद कीजिए, इसका माइक बंद कीजिए, इसका माइक बंद कीजिए। अगर उसको मैनर्स नहीं है, अगर ये कच्ची जमात से उठ के आ गई है, इसको तमीज नहीं है टीवी पे बैठकर दूसरों की अगर बात करने का बड़ा शौक है, जवाब लेने की हिम्मत नहीं है, इसका माइक बंद कीजिए। नहीं, बात गलत है। आप अगर वो चाचा करना बंद नहीं कर रही तो आपको उनको बंद करना चाहिए ना, आपको उनको इंटरवीन करना चाहिए। माइक बंद कर दिया, प्लीज आप अपनी जल्दी से नुक्ते पे आए। उनको गुजारिशों का असर, उनके गुजारिशों का असर नहीं होता, इन सबकी दवाइयां आगे पीछे हो जाती हैं। ये बेचारे सेंसेस में तो होते नहीं है, मैं क्या करूं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है मेरे पास, जिसमें ब्लूमबर्ग ने, बाय द वे इसमें इंडिया हमसे ऊपर है 42 पे, पाकिस्तान 43 पे। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो कोविड के हवाले से उन्होंने पूरी दुनिया की शाया की है, पहली बात। दूसरी बात, असद उमर साहब का ये मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, जो उन्होंने कहा कि 18 अरब डॉलर जो है वो PMLN अपने दौरे हुकूमत में छोड़ के गई थी, और जब वो 6 महीने बाद उनको रुखसत फरमाया गया तो उस वक्त 8 अरब डॉलर जो है वो उस मुल्क में रह गए थे। अब मुझे ये बताइए, हमें जो है वो बातें करने वाली और वो जो है वो ये अपने गिरबान में तो झांके, जो कोरोना के पैसे खा गए हैं, जो कोरोना फंड खा गए हमें, जो हमें ज़कात और खैरात और उसके इसमें मिला था, इन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। जो अपने जो फॉरेन फंडिंग लेकर अपने ड्राइवर और PA और उसके नाम के ऊपर पिछले 7 साल से स्टे लेके बैठा है, वो हमें बताएंगे कि अमानत और जो है वो खयानत किसे कहते हैं। वो बताएगी हमें, जिसकी बाजी सिलाई मशीनें चलाती चलाती अरबपति बन के पूरी दुनिया में जो है वो बैठ गई। ये बताएगी हमें, जो 300 कनाल के फेक NOC के ऊपर बैठा हुआ महल बना के, वो बताएगा हमें। ऑडिटर जनरल ने कहा कोरोना के अंदर 3 अरब रुपए के एम्बेजलमेंट है, इसके ऊपर बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया था, और जाहिर है इनकी रस्सी दराज है, इनको भी पूछा नहीं जाता। लेकिन उसके बाद जब सेक्रेटरी सेहत को बुलाकर कायमा कमेटी ne नेशनल असेंबली के पूछा गया कि जिसकी डिटेल दें, तो उन्होंने कहा ना पूछे, हमारे फंड बंद हो जाएंगे। यही हरकत और यही तरीकाकार पंजाब में हुआ। पंजाब के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि हमारे पैसे खा गए, इन्होंने मशकूक और गलत दवाइयाँ खरीदी, इन्होंने गलत जो है वो पर्चियाँ काट के उसके अंदर पैसे खाए, और ये सब ऑडिटर जनरल कह रहा है इनके दौरे हुकूमत में, ये मैं नहीं कह रही, ये ऑडिटर जनरल कह रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है
कि जो वो पर्चियां जो है ना, हम तो पर्चियां लेके जाते थे, एडा बड़ा पर्चा लेके जाते हैं, और कौन सी तकरीर बगैर पर्चे के की है। इमरान खान ने पर्चा लेके जाते हैं, फिर भी जर्मनी और जापान की सरहद मिल जाती है। पर्चा लेके जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि उसामा बिन लादेन को जो है वो किसने ठहराया हुआ था मुल्क के अंदर। पर्चा लेके जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि ISI जो है उसको तालिबान, उसको जो है अलकायदा ISI ने बनाई थी। ये इमरान खान हमें खारजा पॉलिसी बताते हैं। और सबसे अच्छी खारजा पॉलिसी है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है वो घर बैठा रहता है और वो कहता है या धूप में गैरत जो है वो अपनी उसको धूप लगवा लो आधे घंटे के लिए, जुम्मे को खड़े होके, वो भी खत्म हो जाती है। और सलामती काउंसिल में ना अफगानिस्तान के इशू में इनको बुलाया जाता है और ना कश्मीर के ऊपर 14 मुल्क ये इकट्ठे नहीं कर सकते रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए। आई चली है हमें खारजा पॉलिसी बताने। इनकी घर में, इनको बाहर क्या, इनकी घर में कोई औकात नहीं है। इनके बारे में जो कार्टून छपते हैं, इनके बारे में जो एडिटोरियल छपते हैं इमरान खान के, वो मैं आपको सुना नहीं सकती। वो तस्वीरें दिखाओ जो इतने बड़े बूटों के साथ इमरान खान की छपती हैं, दिखाओ। कादिर मंदोखेल साहब, क्या बेहतरीन खारजा पॉलिसी नहीं है? क्या आपको इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं? ये तो आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि आपने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं, आपने कौन सी खारजा पॉलिसी बेहतर बनाई हुई थी। हमने कम से कम इतनी बड़ी बातें आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं की है कि हम 3 महीने में क्या करेंगे। और आलिया साहिबा ने बात की है, मेरी मजबूरी ये होती है कि आप लोग मुझे खातून के साथ, PTI की खातून के साथ बैठा देते हो, तो मैं उज़मा बीबी की तरह जवाब भी नहीं दे सकता उनको। नहीं तो बहुत सारी बातें अगर मर्द होता तो मैं अच्छी से जवाब दे देता। मैं सिर्फ इतनी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि अगर उसने बात की है कि ओसामा बिन लादेन हमारे दौर में मारा गया, तो उसके लिए एक कमीशन बन गया और उस कमीशन का सरबराह था मौजूदा नैब का चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल और मौजूदा और अब्दाबाद कमीशन। और उस कमीशन के रिपोर्ट को शाया करने का इख्तियार होता है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का। तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो रिपोर्ट तो शाया करके दिखा दें। मैं सलूट करूंगा दोनों हाथों से आपकी सारी हुकूमतों को। क्या बातें कर रहे हो, बच्चों वाली बातें। खारजा पॉलिसी, खारजा दुनिया में आपको कोई पूछता ही नहीं है। एटमी मुल्क है, भीख लोटा लेके आप पूरे दुनिया में, सऊदी अरब में खैराती अदारों के मुल्क में पाकिस्तान को रजिस्टर्ड कराया। एटमी मुल्क को इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने दुनिया भर में, आप हमारे दोस्त तो बता दो पूरे दुनिया में, एक दोस्त सऊदी अरब हमारे जमाने का दोस्त, उसको नाराज कर दिया, उसने पैसे वापस लिए इनसे रातों रात की। भाई चाइना से उधार लेके दिए, बड़े चाइना के साथ CPA का प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया है। अब इनके होते हुए ये प्रोग्राम जो है ना, शायद अल्लाह ना करे वो अफगानिस्तान के रास्ते ना चला जाए, क्योंकि झुकाव जो है ना वो चाइना का अफगानिस्तान की तरफ हो गया। ये बातें कर रहे हैं कि हमने गैर मुल्की अड्डे नहीं दिए, आपने तो सारे होटल खाली करके दे दिए, आपने तो सारी वो सदर पाकिस्तान का वो जो महल है वो देख ले, शायद 200-400 मुखबर फौजी वहां भी ना ठहराए गए हुए। सवाल ये है कि इसका न विजन है न कुछ है। आज 3 साल बाद कहते हैं कि एक बटन से नहीं होता है। सबसे बड़ा यू टर्न, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि आपने 126 दिन के जो धरना पार्टी या जो पार्टी आप कहो, उसमें आपने आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया कि 3 महीने में हमारी 200 माशी टीम है अरस्तु के सरबराही के, उस 200 टीम का अशर आपके सामने, और फिर ये सारी आदाद शुमार आवाम आपको देख रही है। जरा इनसे ये बात पूछे कि जरा राशन की दुकान में तो चले जाए। आज साहब, जो आपके दौर में तो वही लोग थे। पार्टी के दौर में देखिए, यही तो बात है ना। हमें तो वो गालियां देते थे कि हम चोर है, हम करप्ट है, तो वही सारे लोग इनके। हमारे दौर में ये कहते थे कि हमने कर्ज ज्यादा ले लिए, वही कर्ज वही वजीर खजाना इनके पास है, बल्कि उससे बढ़ के। यानी नवाज शरीफ साहब के दौर में 10,000 अरब, आज उन्होंने 17,950 अरब ले चुका है। इनको पता है प्रोजेक्ट। आलिया साहिबा को मैं चैलेंज करता हूं, इनके तमाम हुकूमतों को, ये मुझे पाकिस्तान में नक्शाबाजी के अलावा एक प्रोजेक्ट देखो। इनका पूरा घराना खैरात सदके पे चल रहा है, शौकत खानम की वजह से इनका घर पे चल रहा है पूरा। इन्होंने पाकिस्तान को खैराती अदारा बना दिया। आप बताएं कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया। और सबसे अहम मसला आज बिलावल भुट्टो जरदारी से भी राब्ता हुआ है, मियां शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के हवाले से। ये भी बड़ा अहम मामला है। ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो महंगाई और खारजा पॉलिसी पर तो हमने बड़ी तफसील से बात कर लिया। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो इस वक्त
करंट पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आलिया, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सूबाई अरकान की तैनाती का मामला भी लटका हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए चंद नाम तजवीज़ किए हैं। इस हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। आप समझती हैं कि ये मामला संजीदा है, जल्द हल हो जाएगा? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं ना। मैं सबसे पहले तो इनको बताऊं, बड़ी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आई है ना यहाँ पर, जरा 2016 देखे नहीं, सॉरी नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। देखें, आप बोले आई नीड टू क्लैरिफाई माय पोजीशन, सॉरी, नो, आप आकर मेरी हुकूमत को मलाइन नहीं कर सकते। आप ये कहें 2015 से 2016 सिर्फ 300 बिलियन पे ये कहा गया कि आपने इरेगुलरिटीज नहीं की, आपने फ्रॉड किया है। 2016 से 2017 में आपका फ्रॉड जो आपने 300 बिलियन जवाब आ गया ना, जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया, सब सुन रहे हैं, आपका जवाब आ गया। देखिए, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। सॉरी आलिया, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम बचा है, मेरा ये टॉपिक रह जाएगा, बड़ा अहम टॉपिक है। आपके पास टाइम इसलिए कि मुझे 3 लोगों का जवाब देने में, मुझे प्लीज आप इंटरप्ट ना करें। मुख्तसर बोल दें, मुझे मुख्तसर जवाब दें आलिया, मुख्तसर जवाब दें। 1 घंटा बढ़ा दे। आप प्लीज अगर अनइंटरप्टेड टाइम देंगे तो मैं बात कर लूंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर सकूंगी। आप कंप्लीट करें, जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो कर, उसका जवाब देना। आप, मैंने आपको बुलाया, मैं क्यों ना जवाब दूं? वो आकर बोले और जो आकर जो भी बात करे, मैं कैसे ये कर दूं? इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो आकर जो मर्जी 1 घंटा शो एक्सटेंड कर दे। देखें, आप पहले बात कर चुकी हैं ना, आपकी बात का उस्मा बुखारी साहिबा ने जवाब दिया, कादिर खान मंदोखेल साहब ने जवाब दिया। अब मैं एक नए टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, आप इसके ऊपर जवाब देना मुझे। एक्सटेंड कर दे, 12 बजे तक करें। इलेक्शन कमीशन का जवाब दे दें, ये मामला जल्द हल होगा नहीं होगा? ये बोलती रहे। आलिया साहिबा बताएं। आलिया मुकम्मल करें, आप प्लीज मुकम्मल करें इसको। आलिया साहिबा मुकम्मल करें अपनी बात। को मुकम्मल करूं, इनकी इरेगुलरिटीज को मुकम्मल करूं, इनकी किस चीज को मुकम्मल करूं? ये इनकी नूरा कुश्ती है, जो पहले भी ये करते थे। इनको भी ये पता है कि इमरान खान का ये मुकाबला अकेले रहकर नहीं कर सकते। और मुझे ये अफसोस होता है कि जिन लोगों को यहाँ पर बिठाया जाते उन लोगों को ना फिगर्स का पता होता है, जो रिपोर्ट्स वो देते हैं वो भी गलत देते हैं। और अगर आकर उनको चैलेंज करें तो आप ये कहते हैं कि उनको जवाब 2015-16 की इरेगुलरिटीज को देखें, 2016-17 की देखें, 2017-18 की देखें। लुथड़ी हुई है नून लीग करप्शन से। ज़कात चोर ये लोग हैं, 25 अरब के लिए पेशी ये भुगत रहे हैं, जिसका शहबाज शरीफ को पता नहीं है। तेमीना बीबी के अकाउंट में, नुसरत बीबी के अकाउंट में फालूदे वाला और पापड़ वाला कहां से टीटियां लगा रहे हैं, वो इनसे पूछें। मरियम बीबी के अकाउंट में कहां से सुएदी साहब और लूता साहब आकर शेयर्स डाल रहे हैं, वो इनसे पूछें। क्योंकि अवाम को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इनका फैलाया हुआ गंद साफ कर रही है। चले, ये आगे ये नुक्ता है आपका ये नुक्ता आ गया। आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इनका फैलाया हुआ गंद साफ कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया, आपने जवाब दिया। मुझे सिर्फ मुख्तसर बता दें प्लीज़, इलेक्शन कमीशन के अरकान के हवाले से जो बातचीत चल रही है वो उसका ये बड़ा संजीदा मामला है, ये हल होगा या नहीं होगा? मुख्तसरन बता दें। कंसेंसस डेवलप होगा कोई हुकूमत में और ऑपोजिशन के दरमियान? हमने अपने नाम ऑपोजिशन लीडर साहब को भिजवा दिए हैं। अब ऑपोजिशन लीडर साहब उसके ऊपर जो भी उन्होंने करना है अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ वो बातचीत करके हमें वो जो जवाब देंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। हम ऑपोजिशन लीडर को नाम देते हैं और वो आता है। नाम दे दिए गए हैं। अज़मा साहिबा, बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से भी रब्ता हुआ है, क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सूबाई अरकान की तैनाती पर ही आपकी बात हुई है या फिर पीडीएम में वापसी की दावत भी दी गई है पीपल्स पार्टी को? अज़मा साहिबा नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर है जो वज़ीर आज़म को अपने हसद और जलन और उसको ज़ाहिर है उनको इलाज नहीं हुआ, उनको ख़त लिखना था क्योंकि वो बादशाह सलामत ये तकरीरियाँ अकेले बैठ के नहीं कर सकते थे। इसके लिए अपोजिशन लीडर साहब को उनको ऑन बोर्ड लेना था, दोनों ने मिल के करनी है। और क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज साहब हैं, उनको बाकी अपोजिशन इनको बस कर दो। आपकी बात हो गई है आलिया, देखें आपकी बात हो गई है, आप प्लीज ऐसा ना करें ना, उनको बात करने दें, वो अनइंटरप्टेड उन्होंने आपको सुना। व्हाट सॉर्ट ऑफ, मतलब आप किस तरह की बातें किस चक्कर में फंसा लिए? आलिया हो गई है ना आपकी बात, मैंने आपको मौका दिया, 2 दफा मैंने आपको मौका दिया, उनको बात करने दें अपनी। फवाद आप तो खुद फंसे, मुझे क्यों फंसा लिया आपने? मैं आ रहा हूँ कादिर खान मंदोखेल साहब, बस ये अज़मा बुखारी साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें।
बताएं, अपनी बात कंटिन्यू करें। क्या कंटिन्यू करूं, खुदा की कसम आज तो लग रहा है कोई कार्टून प्रोग्राम हो रहा है और हम जो है, मैं और कादर मंदोखेल साहब हम खाम बीच में जो है मतलब ये कार्टून प्रोग्राम देख रहे हैं। इनका माइक बंद करेंगे ना, सॉरी इनका माइक बंद कीजिए, इनका माइक बंद कीजिए, इनको तमीज नहीं है, उनको तमीज नहीं है, उनको बंद कीजिए इनका माइक, फिर हम बोलेंगे। आलिया देखें प्लीज, उनको बात करने दें। उस्मा बुखारी साहब को मैंने देखा, आपकी बात मैंने मानी, मैंने आपको मौका दिया, आपने अपनी बात कंटिन्यू की, फिर मैंने दोबारा से आपसे इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की। बड़ा आम मामला है, जरा उनको कंटिन्यू करने दें, उनको बात करने दें, सुने तो उनका क्या मौक़िफ़ है। जी अज़मा साहब, आप इनका माइक बंद कीजिए तो हम बात करेंगे, क्योंकि उनको बेचारी को समझ नहीं आ रहा, वो नहीं है इस काबिल। जी नहीं, ऐसे नहीं होता ना, बार बार आप हमारी इंसल्ट कराते हैं। बेचारी जिसको पता नहीं क्या वो आके सियासत में आके वो बात ही नहीं करने दे रही, वो बात ही नहीं करने दे रही। उनको बड़ी गलतफहमी हो रही है अपने बारे में कि बड़ी कोई टॉम क्रूज है वो, कि इनकी बातें सुन लेंगे हम, इनकी बातें सुनेंगे हम, जिनके पल्ले कख नहीं है। इनका बंद करिए प्रोग्राम, इसका माइक बंद कीजिए, ना कादिर साहब करेंगे ना मैं करूंगी। आलिया प्लीज, आलिया प्लीज। उज़मा साहिबा, मैं तो कहता हूँ 1 घंटा शो बढ़ा दिए 12 बजे तक, ताकि तफसील से बात हो जाए। मैं उज़मा साहिबा की तरफ आता हूँ और हमें छुट्टी दे दे। नहीं, हमारी माफी, हमें छुट्टी दे दे, इसको केली को लेके बैठे रहे, इसको केली को लेके बैठे रहे। ये ठीक है। कादिर साहब आप बताएं। नहीं, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ना, ये कोई तरीका है? आप बार-बार इंटरप्ट करिए, उसका माइक क्यों नहीं बंद कर? अगर उसको नहीं बेचारी को समझ आ रहा तो उसका माइक बंद कर दीजिए। अगर उसको नहीं तमीज आ रही तो बंद कर दीजिए उसका माइक। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब हम यहाँ पागल होने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना, हम यहाँ पागल होने के लिए तो नहीं बैठे हैं। आप बात जारी रखें अपनी, कमाल है मतलब। आप बात जारी रखें, आप जवाब। अच्छा, बहरहाल वो अच्छा पता नहीं किसके आगे बीन बजानी है मुझे। बहरहाल हमने शहबाज साहब ने एज अपोजिशन लीडर, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है जो उनको लेना भी चाहिए था। एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी ऑडिटर जनरल, ये आम बेज़ाब्तियां नहीं है, मुर्दों को पेंशन दी गई है। इस उसके अंदर 56 अरब 46 करोड़ रुपए का नुकसान है। जाली शिनाख्ती कार्ड पे अदायगियां हुई हैं। जो रमजान बाजार है उसके अंदर इन्होंने पैसे खाए हैं, जो वर्दियां हैं उसके अंदर इन्होंने पैसे खाए हैं। और हाँ, गैर तरक्याती खराजात जो है ना पंजाब के, उसका सिर्फ 12% का ऑडिट हुआ है, बाकी का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। 12% का, यानी सिर्फ जो है 194 अरब रुपए की छानबीन हुई है, बाकी 400 अरब कितना था वो रह गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अज़मा साहिबा, लास्टली कमेंट कादिर खान मंदोखेल साहब, शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरीर पर बात हुई है, ऐसा ही राब्ता बिलावल का किसी हुकूमती शख्सियत से नहीं हो सकता क्या? कादिर साहब आखिरी में बहुत खुश जे आप बहुत खुशनसीब है, हुकूमत की अपोजिशन तकसीम है, इनकी नालायकी, इनकी जाहिलपना, इनकी तर्जमानों का फौज, इनकी झूठ, इनका फ्रॉड के बावजूद ये कायम है। बदकिस्मत जो है ना वो अपोजिशन है कि इकट्ठे नहीं है। आज मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का साथ दे, खुदा की कसम बता रहा हूँ, ये दिन गिनते रहेंगे, हुकूमत के दिन रहते हैं, मगर खुशकिस्मत है ये कि हम इकट्ठे नहीं है। सही सही सही। चलें, आप ये कह रहे हैं कि अज़मा बुखारी साहिबा कह रहे हैं खुदा के वास्ते साथ दे दें, इनका साथ दे देना, फिर क्यों नहीं साथ दे रही हैं आप? नहीं, बात ये नहीं है। बात मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आइडियलिज्म का शिकार है। इस मुल्क में क्या तहरीके अदम एतमाद ऐसे कामयाब होती हैं? तहरीके अदम एतमाद तो कामयाब हो गई थी जिस दिन सेनेट में इनके लोगों ने इनको वोट नहीं डाला था और हफीज सीए को सेनेटर नहीं बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, किस तरह एतमाद का वोट लिया कि आपको नहीं मालूम? किस तरह सेनेटर्स को बंद किया गया, उनके घर वालों को धमकाया गया और धमका के एतमाद का वोट लिया गया। मौजूद है, जब तक ये खत्म नहीं होगा एक पेज पर नहीं आ सकती। अज़मा बुखारी साहिबा बहुत शुक्रिया, कादिर खान मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, आलिया हमजा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।